योगी पुलिस का बड़ा एक्शन, मोदी को भद्दी गाली देने वाली रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज। मोदी मेलोनी को गंदी गंदी गाली देने वाली रुचिका सिंह अब घर से हुई फरार। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने गालीबाज रुचिका सिंह पर दर्ज करवाई 0 एफआईआर। जंतर मंतर पर मोदी मेलोनी को गंदी गाली देने वाली रुचिका सिंह क्या होगी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दे भद्दे गालियों का इस्तेमाल करने वाली रुचिका सिंह पर 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद रुचिका सिंह अपने परिवार समेत पूरी तरीके से भूमिगत हो गई है, यानी कि घर से फरार हो गई है। दरअसल ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने करवाई है और ये एफआईआर 0 एफआईआर है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी पुलिस का ये सख्त और बड़ा कदम जो है वो अब रुचिका सिंह के लिए नई मुसीबत ला सकता है और क्या रुचिका सिंह गिरफ्तार हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रुचिका सिंह की तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और जिसको लेकर के जनता का भारी आक्रोश भी देखने को मिला। रुचिका सिंह को लेकर के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं जाहिर की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की वकील ने रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवा दी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नजर आ रही गालीबाज रुचिका सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने की है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन के दौरान आरोपी युवती रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र, भद्दे एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युवती के इस कृत्य से न केवल प्रधानमंत्री मोदी के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंचा है, बल्कि यह बयान जानबूझ करके समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दिया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आरोपी युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 168 स्थित एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के लोटस जिंग सोसाइटी के टावर 6 में रहती है। एक्सप्रेसवे थाने के प्रभारी अमित कुमार खरी ने निर्देश पर पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को शाम 6:30 बजे के लगभग मुकदमा रजिस्टर्ड कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक संहिता यानी कि बीएनएस 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रुचिका सिंह के खिलाफ धारा 352, धारा 353(1), धारा 356(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि अभद्र टिप्पणी और अपराध की मुख्य घटना नई दिल्ली यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र के जंतर मंतर पर हुई थी, इसीलिए नोएडा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सबसे पहले 0 एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर इस पूरे मामले को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर कर दिया है। चूंकि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से तमाम तरीके से वीडियो सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे खुद को जेनजी कहने वाले ये जो युवा है वहां पर न सिर्फ अभद्र और गंदे गंदे पोस्टर लेकर के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, बल्कि कई सारी वीडियोस ऐसे सामने आ रही है जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए
हुए दिखाई दिए थे। अब चूंकि इस प्रदर्शन में जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, तांडव हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर के बकायदा अब इन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो कि बाहर से भी लोग आए थे, उन तमाम लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और एक एक करके इन तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी क्रम में जो है प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द में गाली देने वाली रुचिका सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस बीच छात्र प्रदर्शनकारियों पर स्वामी रामदेव ने भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जेनजी ने भारत को बदनाम कर दिया है। सीधे तौर पर स्वामी बाबा रामदेव ने जेनजीज के आपत्तिजनक शब्दों को लेकर के यह बड़ा निशाना साधा। अब सुनिए क्या कुछ स्वामी रामदेव ने कहा। देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा। ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आजादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आजादी भाई, आरएसएस से आजादी भाई, इस जात उस पंथ से आजादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित, शोषित, वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक है। हो गया जी, लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। ठीक है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भाई बहनों का, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई बहन सबको गुरु परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिरूप मूर्त विग्रहवान स्वरूप है। और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते ऋषि संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत सब धारण कर रहे हैं। तो सनातन विरोधियों ने हम पर लांछन लगाया कि एक ब्राह्मण जाति को छोड़ करके किसी को दूसरे को यज्ञोपवीत करने का अधिकार नहीं। यह सब जाति वर्ग समुदायों के भाई बहन यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं और स्त्री और शूद्र तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, ऐसी मिथ्या भ्रांति फैलाई थी सनातन विरोधियों ने। आज सब प्रमाण देख ले कि यहाँ पर पुरुषों के साथ सब बेटियां, सब स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण कर रही हैं और यहाँ वेद पढ़ती हैं। वेद पढ़ती ही नहीं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, एक तंतु में ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद और ग्रंथि में अथर्ववेद, चारों वेदों का प्रतीक उस यज्ञोपवीत को धारण करिए। और चारों वेद और 25 शास्त्र माने पंचदर्शन, पंचोपदेश, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन और ईस्केन, मुंडक, मांडुक्य आदि उपनिषद और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण सब कंठस्थ कर रहे हैं। तो यह नया भारत है जिसमें सभी यज्ञ कर रहे हैं, सभी यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, सब वेद पढ़ रहे हैं और सब एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सब एक पूर्वजों की संतान है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। जो मैं बात कह रहा हूं उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान से पूछो तो भाई आप पहले क्या थे, बोलो हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तुमने कहा मुसलमान से पहले क्या थे, बोलो वही थे जो आप हैं। अर्थात हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका डीएनए एक है और हम सबका सनातन धर्म भी एक है, हम सबका राष्ट्र धर्म भी, मानव धर्म भी एक है, हम सबके पूर्वज एक हैं। पूर्वजों जैसा हमारा चरित्र हो और हम सब मिलजुल करके राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले दोनों जंतर मंतर पर कुछ जैन जी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। हमने हमेशा बड़ों को आदर दिया है। माता, पिता, गुरु और बड़ों के बताए पथ पर हम आगे बढ़े हैं। महाजनो येन गतः सपंथा महाभारत में कहा और श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदैवतरो जना सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसलिए अपने बड़ों को आदर दे, गौरव दे और किसी भी प्रकार से कोई असहमतियां हो तो असहमति को भी डेमोक्रेटिक और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी है और हमारे भीतर सबसे बड़ी एक ह्यूमैनिटी है, डिविनिटी है। तो अपने लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को मरने ना दे
अपने बच्चों को भी समझाएं, गाली गलौज नहीं करें। आपको यदि विरोध भी करना है तो वो भी विवेक पूर्वक करें। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।